हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 6 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 आज पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या है। पढ़ेंगे संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है तो संक्षारण भी एक अभिक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संक्षारण का मतलब होता है कि सिर्फ जंग लगना, किसी पदार्थ को अवांछनीय पदार्थ निर्माण होना, यानी कि खराब पदार्थ का निर्माण होना, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जो धातु, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहां पे जिसमें लिखेंगे, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल, अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके अवांछनीय, अवांछनीय, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। क्या पढ़े हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ निर्माण करता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो जंग एक क्या है? अवांछनीय पदार्थ है, खराब पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है। यानी कि ये जो जंग है, लोहे में जो जंग लगता है, वो जंग जो है वो अवांछनीय पदार्थ है। क्या है? अवांछनीय पदार्थ है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। देखो, उदाहरण से समझते हैं कि जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। अब देखिए, लोहे में जंग लगना एक क्या है? संक्षारण है। अब देखिए, संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय पढ़ते हैं। यानी कि संक्षारण कैसे रोकेंगे? तो धातु की सतह पर, धातु के सतह पर, धातु के सतह पर ग्रीस या तेल का लेपन करके, लेपन करके, यानी कि ग्रीस या तेल का लेपन कर, यानी कि उस पे परत चढ़ाने से। तो धातु सतह पर ग्रीस या तेल का लेपन करके संक्षारण को रोका जा सकता है। और पेंट करके भी संक्षारण को
रोका जा सकता है। उसके बाद यसद लेपन करके, यसद लेपन करके, यसद लेपन करके, यसद लेपन करके मतलब, यसद लेपन करके मतलब जस्तीकरण। क्या होता है? जस्तीकरण, जिसमें जस्तीकरण जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जड़न की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे ही यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। यसद लेपन करके या जिसे जस्तीकरण कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे यसद लेपन करते हैं। ठीक है। और ये विद्युत के द्वारा भी संक्षारण को रोका जा सकता है। तो इसलिए धातु के सतह पर ग्रीस लगाकर या तेल का लेपन करके संक्षारण को रोक सकते हैं, पेंट करके भी रोक सकते हैं, और यसद लेपन करके भी संक्षारण को रोका जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि संक्षारण क्या है? कि संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु क्या होनी चाहिए? धातु वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक संक्षारण है। तो संक्षारण को रोकने का उपाय भी है। आप संक्षारण कैसे रोकोगे? तो धातु की सतह पर ग्रीस या तेल का लेपन करके, पेंट करके, और या यसद लेपन करके। यसद लेपन क्या होता है? जस्तीकरण, जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं। ये इस पे यानी कि दूसरे धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आप पढ़ते हैं दहन क्या है। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है दहन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अंतिम बिंदु है, अंतिम टॉपिक है दहन। अंतिम टॉपिक क्या है? दहन, कंबुशन, जिसको कंबुशन भी बोलते हैं। दहन, दहन, दहन भी यानी कोई पदार्थ जलता है। दहन का अर्थ होता है जलना। किसी भी पदार्थ का जलना दहन ही है। अब लिखेंगे दहन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। उसे दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ जलता है, दहन का अर्थ ही होता है जलना। दहन का, इसको छोटा रूप में लिखते हैं, दहन का अर्थ ही क्या है? जलना। क्या है? जलना। अब इस पदार्थ में दो तरह का पदार्थ आता है, एक दहनशील पदार्थ, एक अदहनशील पदार्थ। एक आता है दहनशील पदार्थ, एक आता है दहनशील पदार्थ, एक आता है दहनशील पदार्थ, एक आता है अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ एक आता है
दहनशील पदार्थ, एक आता है अदहनशील पदार्थ। और दहनशील पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ जलती है, जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण समझते हैं, जैसे कार्बन जलता है तो कार्बन भी क्या है? एक दहनशील पदार्थ है। जैसे मैग्नीशियम भी एक जलता है। मैग्नीशियम को भी जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाओगे तो मैग्नीशियम भी जलती है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है? दहनशील पदार्थ है। उसी तरह से कागज को भी ले लो, कागज भी क्या है? दहनशील पदार्थ है। लकड़ी भी दहनशील पदार्थ है। ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है जो जलता है। अब अदहनशील पदार्थ क्या होता है कि जो पदार्थ नहीं जलता है, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अदहनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि पत्थर नहीं जलता है, बालू ये भी नहीं जलता है। इस तरह से पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है। जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब पढ़ते हैं ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है। आप पढ़ते हैं ज्वलन ताप क्या होता है, पढ़ेंगे। पढ़ते हैं ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप का दूसरा नाम होता है प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप ज्वलन ताप को ही प्रज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप को ही प्रज्वलन ताप कहते हैं। लिखेंगे जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह ताप उस पदार्थ का प्रज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? प्रज्वलन ताप कहलाता है। अब देखिए, आप कोई पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक शर्तें, कोई पदार्थ को किसी पदार्थ को जलने के लिए
किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक शर्तें, किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें पढ़ते हैं। किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक शर्तें, तो पहले ये 3 शर्त होता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 शर्त है। सबसे पहले होता है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा है प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तो सबसे पहले किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 आवश्यक शर्तें होता है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति और प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तो पोषक पदार्थ कहने का मतलब जैसे ऑक्सीजन, तो कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अच्छी तरह से जल पाती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या है? पोषक पदार्थ है। और दहनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, तो लकड़ी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना आग पकड़ेगी, इसलिए दहनशील, ये लकड़ी क्या हो गया? लकड़ी दहनशील पदार्थ है। और जिस ताप पर लकड़ी जलना प्रारंभ शुरू करेगा वह प्रज्वलन ताप है। तो यही किसी पदार्थ जलने की आवश्यक शर्तें हैं। तो आप पढ़ेंगे, लास्ट है ये टॉपिक जो है ना लास्ट है, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अब देखिए, कोई पदार्थ जलती है तो ज्वाला उत्पन्न करती है। पदार्थ जलती है तो क्या उत्पन्न करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। तो कोई पदार्थ जलती है तो क्या उत्पन्न करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। कोई पदार्थ जलता है तो क्या उत्पन्न करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। ज्वाला को हम फ्लेम बोलते हैं, ज्वाला उत्पन्न करता है। ज्वाला उत्पन्न करता है। कोई पदार्थ जलती है तो क्या उत्पन्न करता है? ज्वाला उत्पन्न करती है। इसलिए ज्वाला को 3-4 भागों में बांटा गया है। ज्वाला को 4 भागों में, ज्वाला को 4 भागों में बांटा गया है। ज्वाला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नीला क्षेत्र। पहला क्या है? नीला क्षेत्र। दूसरा क्या है? काला क्षेत्र। दूसरा क्या है? काला क्षेत्र। तीसरा क्या है? दीप्त क्षेत्र। दीप्त क्षेत्र। चौथा क्या है? अदीप्त क्षेत्र। चौथा क्या है? अदीप्त क्षेत्र। देखिए, तो ज्वाला, कोई पदार्थ जलती है ना तो ज्वाला उत्पन्न करती है। जैसे आप मोमबत्ती को जलते हुए देखे होंगे, तो वो क्या करती है? जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघल करके वाष्प अवस्था में आती है और ऑक्सीजन भी चारों तरफ से आती है, तब क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। तो ज्वाला तभी उत्पन्न होगी जब दहनशील पदार्थ और पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में होगी, तभी क्या होगा? ज्वाला उत्पन्न करती है। तो ज्वाला को 4 भागों में बांटा गया है, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। अब देखिए,
जैसे एक मोमबत्ती है, यहाँ पे एक मोमबत्ती बनाते हैं, जैसे ये मोमबत्ती है, सपोज दैट ये मोमबत्ती है, ये क्या है, मोमबत्ती है, और ये जलती हुई मोमबत्ती है। तो ये जो जिसमें मोम पिघली हुई अवस्था में होती है ना, तो सबसे पहले जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं नीला क्षेत्र। क्या बोलते हैं, नीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र। और उनके ऊपर जो आती है उसको बोलते हैं काला क्षेत्र। क्या बोलते हैं, काला क्षेत्र, काला क्षेत्र। और उसके ऊपर जो आती है उसको बोलते हैं दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र। और लास्ट में जो आती है उसको बोलते हैं अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। अब देखिए ये नीला जो क्षेत्र होता है ना, इसमें मोम जो होता है पिघली हुई अवस्था में होती है। यहां पे सलाई की जो माचिस होती है उसको भी यहां पे लाओगे ना तो माचिस जलेगी नहीं, क्योंकि यहां पे जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती है। इसलिए नीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र भी बोलते हैं, नीला क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र भी बोलते हैं, नीला क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र भी बोलते हैं। और नीला क्षेत्र में क्या होता है, मोम पिघली हुई अवस्था में होती है। यहां पे माचिस की तिलियां लाने पर भी नहीं जलती है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। और कला क्षेत्र, कला क्षेत्र जहां पे कार्बन के अर्धजलीय कण होते हैं, यानी कार्बन के कण होते हैं। यहाँ पे कला क्षेत्र में कार्बन के कण होते हैं, इसलिए काला दिखाई देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की थोड़ा सा मात्रा होती है। और दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पे प्रकाश ज्यादा होती है। दीप्त क्षेत्र में प्रकाश ज्यादा होती है, जो पीला रंग की होती है ना, दीप्त क्षेत्र होती है। ये इसलिए प्रकाश ज्यादा देती है, लेकिन इसका जो तापमान होती कम होती है। और अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होती है, यानी कि तापमान अदीप्त क्षेत्र में ज्यादा होता है लेकिन प्रकाश कम होते हैं। ये अदीप्त क्षेत्र। अब देखिए इसी को हम लिखते हैं नीला क्षेत्र। नीला क्षेत्र को हम केंद्रीय क्षेत्र भी लिखते हैं, इसे बोल दें नीला क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र भी बोलते हैं। यहां मोम पिघली हुई अवस्था में होती है, मोम पिघली अवस्था में होती है, मोम पिघली हुई अवस्था में होती है। यहां पे माचिस की तिलियां लाने पर भी नहीं जलती है। और काला क्षेत्र, यह इसमें कार्बन के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं जो ऑक्सीजन के थोड़ा सा मात्रा में यह चमकता है। तो ये कार्बन कण होते हैं जो काला क्षेत्र होता है। इसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। और दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र में पर्याप्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है। इसमें यह पीला रंग का होता है, यह पीला रंग का प्रकाश, यह पीला रंग का प्रकाश देता है, पीला रंग का प्रकाश देता है। लेकिन तापमान कम होता है। तापमान क्या होता है, कम होता है। किस क्षेत्र में, दीप्त क्षेत्र में। और ये पीला रंग की प्रकाश दिखाई देती है। और अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र में प्रकाश तो कम होता है, प्रकाश कम होता है, प्रकाश कम होता है, लेकिन
प्रकाश तो कम होता है लेकिन तापमान इसका ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होता है, यही अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र में प्रकाश कम होता है लेकिन तापमान ज्यादा होता है। तो आज हम क्या पढ़ लिए हैं? दहन। तो दहन पढ़ लिए पहले कि कोई पदार्थ जलता है तो वह ज्वाला उत्पन्न करता है और ज्वाला को 4 भागों में बांटा है। तो पहला है नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। तो नीला क्षेत्र में मोम पिघली हुई अवस्था में होती है, यहाँ पे माचिस तीली लाने पर भी नहीं चलती है। काला क्षेत्र जिसमें कार्बन कण होते हैं जो अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में ये चमकते हैं, ये कार्बन कण होते, इसलिए काला क्षेत्र होता है। दीप्त क्षेत्र यह पीला रंग का प्रकाश देता है और लेकिन इसका तापमान कम होता है। और दीप्त क्षेत्र में प्रकाश कम होता है लेकिन तापमान ज्यादा होता है। किसका? अदीप्त क्षेत्र का। इस तरह से ये पढ़ लिए हैं। ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक था। आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए सामान्यतः हम किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस का, जिसका नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें देखो, एलपीजी में मुख्य घटक क्या सब होते हैं? एलपीजी में जो घटक होते हैं जैसे एथेन हो गया, जिसका सूत्र होता है C2H6। उसके बाद प्रोपेन हो गया, प्रोपेन जिसका सूत्र होता है C3H8। उसके बाद ब्यूटन हो गया, जिसका सूत्र होता है C4H10। ये ब्यूटन का सूत्र होता है, यही इसका घटक है। एलपीजी का घटक कौन सा है? एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटन है। लेकिन इसमें मुख्य घटक ब्यूटन है। ये जो ब्यूटन है, लेकिन तीनों तो रहता है, एथेन भी रहता है, प्रोपेन भी रहता है, ब्यूटन भी रहता है। लेकिन एलपीजी में ब्यूटन जो होती है यह मुख्य होती है, यह मुख्य घटक होती है। कौन? ये ब्यूटन। ये जो ब्यूटन होती है ये एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है। और देखिए, एलपीजी का कोई गंध नहीं, एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होता है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है। तो आप कहोगे सर, एलपीजी में अगर कोई गंध नहीं होता है तब जब गैस लीक करती है तो हमें गंध क्यों देता है? गंध देने का एक काम होता है कि उसमें एक पदार्थ मिला जाता है। एलपीजी में एक मिथाइल मर्कैप्टन नाम का एथाइल मर्कैप्टन पदार्थ मिलाते हैं। मिथाइल
मर्क्याप्टन पदार्थ मिलाते हैं मिथाइल मर्क्याप्टन पदार्थ मिलाते हैं जिसका सूत्र होता है C2H5SH। ये सूत्र होता है मिथाइल मर्क्याप्टन का सूत्र होता है मिथाइल मर्क्याप्टन का सूत्र होता है C2H5SH। ये एलपीजी जिसके कारण ये गंध देता है, इसी कारण क्या होता है, गंध देता है, इसी कारण से गंध देता है। किसके कारण से, इथाइल मर्क्याप्टन। ठीक है, ये इथाइल मर्क्याप्टन कारण से ही ये गंध देता है। इसलिए जब भी हमें गंध देती है, लीकेज की समस्या होती है, तो हम तुरंत ये एलपीजी गैस एजेंसी को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं और तुरंत दिखाते हैं, तुरंत उसको सही करते हैं। यही मिथाइल मर्क्याप्टन कारण ही एलपीजी गैस हमें गंध देती है, जिसके कारण हम गैस के लीक के बारे में पता करते हैं। यही है चैप्टर। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो फिर से पढ़ लेते हैं कि खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। आप देखिए एलपीजी का घटक पड़ते हैं एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीनों होता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों होता है, लेकिन उसमें भी मुख्य घटक जो होता है वह C4 एस्टेन होती है। ये C4 एस्टेन यानी कि ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है, तो एलपीजी में जो गंध, आप कहोगे सर तो गंध क्यों आती है, गंध इसलिए आती है क्योंकि उसमें एथाइल मर्क्याप्टन का नामक पदार्थ मिलाई जाती है, जो एक रासायनिक पदार्थ है जिसका सूत्र होता है C2H5SH, जिसके कारण एलपीजी गैस गंध देती है। तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या परेशानी है, उस परेशानी को सॉल्व किया जाएगी। आज देखिए इस चैप्टर में हमने क्या सब पढ़ लिया है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ लिए हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि पढ़ लिए हैं। क्या उसके सबसे पहले दो विधि था, तो पहला विधि हम क्या पढ़े हैं, अनुमान विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। उसके बाद हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण को, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद अपचायक, उपचायक और विद्युत क्या बोलते हैं उसको, विद्युत अपचयन, क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, इस तरह का सारे रिएक्शन। उसके बाद हम ये संक्षारण पढ़ लिए, संक्षारण के साथ साथ हम विकृत, एक टॉपिक छूट गया विकृत गंधिता, उसको भी पढ़ लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। दोस्तों एक टॉपिक बच गया था, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, जिसको रैनसिडिटी भी बोलते हैं, रैनसिडिटी, विकृत गंधिता, रैनसिडिटी। ये क्या होता है, जब कोई पदार्थ उपचयन अभिक्रिया के कारण अरुचिकर
रुचिकर गंध और गंध और गंध और स्वाद। जब कोई पदार्थ उपचयन अभिक्रिया क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न करता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई पदार्थ उपचयन अभिक्रिया कारण और रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न करता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। आप देखिए, रोकने का उपाय, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय पढ़ते हैं। पहला उपाय पढ़ते हैं कि वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके दूसरा पढ़ते हैं प्रकाश से दूर रख करके, और तीसरा रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके चौथा लिखेंगे, चौथा पड़ती उपचायक का प्रयोग करके, उपचायक का प्रयोग करके। जैसे BHA एंड BHT एक प्रति उपचायक है। तो आज हम पढ़ लिए हैं, ये क्लास का लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता क्या होता है। जब कोई पदार्थ उपचयन अभिक्रिया कारण और रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न करता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने का उपाय है वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके, प्रकाश से दूर करके, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके, प्रति उपचायक का प्रयोग करके। इस तरह से विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। और आप देखते हैं जैसे कि जो चिप्स जो आती है, चिप्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। क्यों? क्योंकि विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो पॉकेट में चिप्स आती है, थैली आती है, तो उसमें ऑक्सीजन को हटा करके वहां पे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों? विकृत गंधिता को रोकने के लिए। इस तरह से बच्चों ये विकृत गंधिता चैप्टर खत्म हो गया। ये रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग बढ़िया से इसका नोट बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।